पढ़ाया जाए। अगली प्रेजेंटेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी को। पिपलांत्री मॉडल जो इन्होंने विकसित किया, इनका गांव, इनकी जन्मभूमि, इनकी कर्मभूमि, आपको पता है कि डेनमार्क के स्कूलों में इस मॉडल को अपनाया जाता है। इतना बेहतरीन ये मॉडल, और अपनी बेटी के नाम पे किरण निधि योजना जो इन्होंने बनाई, उस योजना के माध्यम से लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए, उनके विकास के लिए जिस तरह का काम इन्होंने किया है वो काबिले तारीफ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है इनके बारे में, चाहूंगी आप स्वयं अपने बारे में बताएं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। स्वागत है आपका। वीडियो चला दीजिए। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए इसकी। इसकी आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी। उसको इसकी स्पीकर पर है। राजस्थान के राजसमंद जिले की ये खूबसूरत ग्राम पंचायत है पिपलांत्री। यही पिपलांत्री पालीवाल जी का कर्म क्षेत्र भी है, उनका अतीत और भविष्य भी। 2005 में जब मैं यहाँ का सरपंच बना था तो बहुत सारी समस्याएं थी। पानी की समस्याएं बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी कि माइनिंग इस एरिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन मार्बल का यहाँ पर होता है, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। एक तो ब्लास्टिंग हुई, ब्लास्टिंग से पानी दूषित हुआ। दूसरा माइनिंग हुई। कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ माइनिंग होती है, जहाँ खनन कार्य होता है, वहाँ किस तरह के नुकसान हुए होंगे। पिपलांत्री के बदलाव की कहानी दरअसल बेटी के जन्म पर वृक्ष लगाने और उन्हें बचाने की अनूठी सोच से शुरू। हर लड़की के जन्म 121 पौधे, जो अपनी मर्जी से 111 पौधे लगाए जाते हैं यहाँ पर। जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, हम लोगों की आस्था से किसी काम को नहीं जोड़ेंगे, मैं ये मानता हूँ कभी सफल नहीं हो सकता है। धार्मिक व्यवस्था से उस काम को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसमें सफलता मिलेगी। ये काम हमने किया है पिपलांत्री के लोगों के साथ मिलकर। पिपलांत्री में श्याम सुंदर जी पालीवाल ने गांव के लोगों को लेकर जो काम किया, और मुझे जब बताया कि हम रानीगंज में आकर प्रेरणा लेकर जो काम किया,
तो मैं 2 बार गया देखने के लिए राजस्थान में, और मैं देखा तो बहुत सुंदर काम हो गया। उसमें क्या है, बारिश का पानी रोकना, मिट्टी रोकना, ये तो तांत्रिक दृष्टि से बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल चेंज, सामाजिक बदल, वो जो है वो ग्रांट से नहीं होता, वो अनुदान से नहीं होता, पैसों से नहीं होता, लीडरशिप जरूरी है। अब पिपलांतरी में लीडरशिप मिल गया, इसलिए सोशल चेंज हो रहा है। जिस तरह से वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ को जोड़कर ये जो कार्य कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, ये एक उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। पर्यावरण की कैसे हम लोग रक्षा कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, जल संरक्षण पे भी वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो वो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी लोकसभा में ये कार्य किया। श्याम सुंदर एक अच्छा इंसान है, और एक अच्छा इंसान जब अच्छे काम में लगता है तो उसको निश्चित ही सफलता मिल जाती है, उसको कोई रोक नहीं पाता। उसके विरुद्ध कितने भी लोग हो तो भी वो काम नहीं रुकता। इसलिए मैं मानता हूँ कि श्याम सुंदर के इस काम से पिपलांतरी को लाभ हुआ। अब वो ये बराबर कोशिश कर रहा है कि दूसरे लोग भी सीखें, और दूसरे लोग भी सीखकर वैसा काम करें। श्याम सुंदर का जो बड़ा गुण है वो एक ब्रिज बनाने का है, पुल बनाने का है, और उसी गुण के कारण, उसके अंदर का जो गुण था, उसी गुण के कारण शुरू से लेके आज तक वो सरकारों की सारी योजनाओं से काम करता रहा। अभी तो सरपंच नहीं है, अभी भी कर रहा है। पिपलांतरी की लोकेशन इस तरह की है कि आसपास में पूरा जो एरिया है वो मार्बल के माइन से भरा हुआ है, और ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट स्थितियों में मैं कहना चाहूंगी कि पिपलांतरी ग्राम पंचायत ने अपने मेहनत से लोगों को जागरूक करके इस तरह के कार्य वहाँ किए हैं जो वाकई में अनुकरणीय है। कोई सरपंच या फिर कोई वहाँ का सचिव ये ठान लेता है कि उसको कुछ परिवर्तन ला के दिखाना है, तो हमारे पास छोटे पिपलांतरी जैसे श्याम सुंदर पालीवाल जी ने अपने गांव में जो काम किया, ये हर गांव में होना जरूरी है। आत्मनिर्भर गांव, और आत्मनिर्भर गांव जब बनेगा तो आत्मनिर्भर देश खड़ा हो जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा, किसानों को आत्मनिर्भर कर और बेटियों का सम्मान करके हम प्रकृति की ओर चलकर लोगों के चेहरों पर जिस दिन खुशी ला पाएंगे, उस दिन हम कह पाएंगे ये है इंडिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं कि आज हम सब लोग मिलकर हमने, गाँव में कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पर अब जंगल में मोर नाच रहा है तो दुनिया देख रही है। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और मैं इसका श्रेय, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, राष्ट्रपति जी का, और यहाँ आने के लिए लोकसभा अध्यक्ष जी का और उनकी पूरी टीम का, कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो कोविड के समय की परिस्थितियां हो, गांवों में छोटी छोटी इतनी बड़ी बुराइयां होती है कि उससे लोग लड़ नहीं पाते हैं, और उस माहौल में ऐसे माहौल में वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो कूट कर मर जाते हैं। जैसे मैं अभी आपकी बात सुन रहा था कि डायन प्रथा, गांव में ये एक इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बुराई है कि लोग इनसे डरते हैं। किसी ने कह दिया कि ये डायन है, बस उस डायन के नाम से लोग डरते हैं और बस उसका तिरस्कार करते हैं, और वो बिल्कुल तिल जल कर मरती है। ऐसी बुराइयों को सामने लाकर आज उसको खत्म करने का काम आज इस पूरी टीम ने किया है अपने अपने क्षेत्र में, और उन सबको एक मंच पर लाकर विचारों का आदान प्रदान करने का काम लोकसभा अध्यक्ष जी
ओम बिरला जी, क्योंकि मेरे पास के ही लोकसभा क्षेत्र से हैं और उनका स्नेह हमें लगातार मिलता रहता है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में ये है कि मैं 2005 में मेरे गांव का सरपंच बना, और सरपंच बनते समय मेरे गांव की, मैं जब छोटा था मेरी माँ मर गई और 6 साल का था तब मेरी माताजी शांत हो गए। और शांत कैसे हुए कि गांव में किसी कुत्ते ने किसी को काट लिया तो हॉस्पिटल नहीं जाना, सांप ने काट लिया तो हॉस्पिटल नहीं जाना है, या हॉस्पिटल बहुत दूर होते थे, तो गांव में जो ओझा होता है वो झाड़ता है, और वो झाड़ता है देवी देवताओं के नाम पर, और वो फिर या तो ठीक हो जाते हैं, कम जहरीला जानवर होता है तो ठीक हो जाते हैं, और ज्यादा जहरीला हो जाता है तो मर जाते हैं। मेरी माँ का देहांत भी उसी वजह से हुआ कि मेरी माँ को किसी जहरीले कीड़े ने काट खाया और वो झाड़ा फूकी करते रहे और मेरी माँ की डेथ हो गई। फिर मेरे खेतों में जो काम करने वाली पिछड़ी जाति की महिलाएं थी, उनने गोद में खिलाकर बड़ा किया। उनके प्रति मेरी बड़ी आस्था थी कि इन महिलाओं ने मुझे गोद में खिलाकर बड़ा किया है। तो मैं जब सरपंच का चुनाव लड़ा और वो महिलाएं मेरे साथ इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि आप अगर सरपंच का चुनाव जीतते हो तो हमारी समस्याएं खत्म होगी। और जब मैं सरपंच का चुनाव जीतकर मेरी ग्राम पंचायत में पदभार ग्रहण करने के लिए बैठा, तो वो जो भूरी का की पिछड़ी जाति की शेड्यूल कास्ट की महिलाएं बैठी थी नीचे, तो मैंने ग्राम सेवक से कहा कि मैंने ग्राम सेवक जी, ये महिलाएं नीचे क्यों बैठी है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही होता है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आज के बाद मैं पदभार तभी ग्रहण करूंगा जब ये महिलाएं हमारे बराबर बैठेगी। और हमने देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन 2005 में निर्मित किया। महिलाएं, पुरुष, गरीब, अमीर बराबर बैठेगा। गांव में ग्राम पंचायत में शौचालय होगा, ग्राम पंचायत में किचन होगा, ग्राम पंचायत में फर्नीचर होगा, ग्राम पंचायत की खुद की वेबसाइट होगी, ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के रहने के लिए क्वार्टर होंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सरकारें लोकसभा विधानसभा से जो स्कीमें बनाती है, जो योजनाएं बनाती है, वो गांव के लोगों के लिए बनाती है, लाभार्थियों के लिए बनाती है। और लाभार्थी गांव में सवेरे 10 बजे 9 बजे अपने पशुओं को लेकर, अपने मजदूरी को लेकर अपने खेतों में चले जाते हैं या अपनी मजदूरी पर चले जाते हैं। और काम करने वाली एजेंसियां, जो लाभ देने वाली ग्राम पंचायत है, वो 10 बजे पंचायत भवन में आते हैं और 5 बजे सरपंच, सचिव, पटवारी सब कार्यालय छोड़कर वो घर चले जाते हैं और 5 बजे बाद लाभार्थी अपने घरों में आते हैं। तो जब ग्राम सभाएं होती थी तो मैंने कहा ये क्या है? बोले भाई साहब ऐसे होता है। मैंने कहा नहीं, आप रात्रिकालीन पंचायतें शुरू कीजिए। जब हमने पंचायत भवन का निर्माण किया तो उस पंचायत भवन को देश के आईएएस ने देखा, अधिकारियों ने आकर देखा और राजीव गांधी सेवा केंद्र नाम देकर पूरे देश में उस विचार को लागू किया। बाद में दूसरी पार्टी की सरकारें थी, उन्होंने अटल सेवा केंद्र नाम दिए। बाद में रात्रिकालीन पंचायतें जब हमने शुरू की और ये पता लगा कि गांव में एक गरीब महिला, एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसकी पत्नी विधवा हो गई है, छोटे छोटे बच्चे, उसके घर गए, उसके घर जाकर सबसे पहले उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र उसके घर जाकर दिया। गांव में इस तरह की बुराइयां बहुत होती है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मर जाती है, तो उसकी पत्नी 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती है। वो घर के कोने में बैठकर पल्ला लेती है, रोती है और तब तक उसके बच्चों की हालत खराब हो जाती है, उसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। और कई ऐसे लोग हैं जो उनको दूसरी जगह नाता विवाह करके उनको दूसरी जगह बिठा देते हैं। सबसे पहले जाकर उन महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया, उसको दिया, उसकी जमीनें, उसकी संपत्ति को उसके नाम पर दर्ज करवाया, नामांतरण खोला, उसकी विधवा पेंशन का फॉर्म भरवाया और उसके बाद उसके बच्चों को पालनहार योजनाओं से और सरकार की जितनी भी योजनाएं उन परिवार के लिए होती है उसके लिए जोड़ा। धीरे धीरे ये हुआ कि लगा कि गांव में पानी नहीं है, 500, 700, 800 फीट पर पानी है, पीने का पानी नहीं है, बड़ी भयंकर समस्या है। उस पर चर्चा करते करते 2006 में मेरी बेटी की डेथ हो गई और बेटियों के नाम पर जब हमने पेड़ लगाना शुरू किए तो ये तय किया कि इस गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा हर बेटी के नाम पर पेड़ लगाएंगे। और पेड़ कहां लगाएंगे? सरकारी जमीनों में लगाएंगे। तो पेड़ लगाते लगाते हर बेटी के नाम पर 111 पेड़ लगाएंगे। बेटियों को जब लाने लगा तो लगा कि बेटियों की, बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो यह तय किया कि गांव वाले पैसा इकट्ठा करके बेटियों के नाम पर फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे। हर बेटी के नाम पर 21,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट हम करने लगे। बाद में सुकन्या समृद्धि योजना में पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर उसके नाम पर पैसा डालने लगे। देखिए, बेटियां आत्मनिर्भर हुई। गांव की जो गोचर भूमि है, सरकारी जमीनें हैं, उन जमीनों पर पेड़ लगाना शुरू किया। तो बेटी बची,
सरकारी जमीनें बची, जल संरक्षण का काम हुआ तो पानी बची, बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और ये सब काम हुआ तो बड़ी संख्या में उस एरिया में जितना भी वन्य जीव चला गया था या गायब हो गया था, मर गया था, वन्य जीव वापस आने लगा और किसान खेती करने लगा और ये सब काम होने लगा तो बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को जोड़कर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार की तरफ जोड़ा। ये सब काम हुआ तो टूरिस्ट आने लग गए। गांव में जो हमारी हजारों बीघा जमीन होती है सरकारी जमीनों में, उसमें छोटे छोटे कॉटेज बनाकर पर्यटक आने लग गए। ये सब सरकारों ने देखा, मुख्यमंत्री जी ने देखा, मुख्यमंत्री जी तुरंत गांव में आ गई और राजस्थान की शिक्षा विभाग 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ाने लगा, पश्चिम बंगाल में पढ़ाने लगा, आसाम में पढ़ाने लगा और डेनमार्क में पढ़ाने लगा और अभी अमेरिका में किताब छपी है, जापान में किताबें छपी। काम करते करते इतना सम्मान मिलने लगा कि समस्याएं जड़ से खत्म होने लगी। अब देखिए, बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर पर्यटन ग्राम बनाने की बात हुई। उसके बाद अमिताभ बच्चन को, इनको केबीसी वालों को पता लगा, उन्होंने बुलाया, उन्होंने हेल्प की। अक्षय कुमार ने बुलाया, उन्होंने हेल्प की और बहुत सारे फिल्मी सितारों ने बुलाया, उन्होंने हेल्प की। कई स्वयंसेवी संस्थाएं आई। आपने देखा, उस वीडियो में देखा कि वो सफेद सफेद जितना भी पड़ा है वो बर्फ नहीं है, वो मार्बल की माइनिंग का वेस्ट मलबा है जो जमीनों को खोद 500 फीट जमीन नीचे खोदकर 500 फीट के मलबे के पहाड़ खड़े कर दिए। अब वो जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ उड़कर लोगों के शरीर में जा रही सिलिकोसिस जैसी बीमारियां हो रही है, गांव में दमा हैजा इस तरह बीमारियां हो रही है। तो ये तय किया कि इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। सरकारी एजेंसियां नहीं कर पा रही है, नहीं करती है, क्योंकि वो तो नौकरी लगने के बाद, जैसे संटी जी ने कहा था कि आप सरकारी व्यवस्थाओं से, सरकारी अधिकारियों से मदद मांगोगे तो वो मदद कर देंगे, पर हर चीज में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनको देना पड़ता है। पर काम करने वाले व्यक्ति की हर व्यक्ति मदद करता है। तो हमने उन मलबे के पहाड़ों पर बीजों का छिड़काव शुरू कर दिया, घास के बीजों का छिड़काव किया, बेटियों के नाम पर पेड़ लगाने शुरू किए, किसी की डेथ हुई तो पेड़ लगाने शुरू किए, गांव में कोई मेहमान आया तो पेड़ लगाने शुरू किए, गांव में कोई त्योहार है तो पेड़ लगाने शुरू किए और उसका परिणाम ये आया कि आज तक उस गांव में लगभग 4 लाख पौधे पेड़ बने। जहां पर पानी नहीं था, जमीन में 15 फीट तक पानी आया और हमने एक प्रतिज्ञा सरपंच बनती सबसे पहले ली कि देखिए, मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। सरकार की जितनी भी योजनाओं का जो पैसा आएगा या जन सहभागिता में कोई पैसा आएगा तो वो पूरा पैसा आपके गांव में अपने काम के लिए लगाएगा। आप भी एक प्रतिज्ञा ले लीजिए कि मैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि सरकार की पॉलिसी बनाने वाले, पॉलिसी मेकर हमें ये पूछे कि सरकार की योजनाएं तो पूरे देश के लिए बनती है, पर आपने ये कैसे किया। स्वच्छता में जब काम शुरू किया है, लगा कि गांव की महिलाएं खुले में जा रही है, तो तय किया 3 महीने में 1800 परिवारों के घरों में शौचालय बनाकर 100% खुले में शौच मुक्त किया और अब्दुल कलाम साहब ने बुलाकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया 2007 में। पानी पर काम किया, बेटियों पर किया, जल संरक्षण पर किया। अब काम सब हुआ। अब की बार मेरी पत्नी वहां सरपंच बनी तो मुझे कहा कि आपने तो बहुत काम किया, पर अब मेरे कार्यकाल में काम करना है। तो क्या काम किया हमने कि किसानों के खेतों में जल संरक्षण के काम करने की वजह से पानी कुओं में हो गया, पर किसान के खेतों में जाने के रास्ते नहीं है। पहले बैलों से खेती होती थी, अब ट्रैक्टरों से खेती होती है, जेसीबी से खेत निकाले जाते हैं, डंपरों से मिट्टी डाली जाती है, खाद ले जाया जाता है। तो हमने इस बार सरकार की मनरेगा योजना से उस ग्राम पंचायत के 16 ऐसे रास्ते खोले हैं जिसमें 400 किसानों के खेतों में ट्रैक्टर जाने लग गए बिना किसी विवाद के। ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। मेरी कई अधिकारियों से बात होती है कि 1 फीट जमीन, मेड़ की जो जमीन है, दोनों खेतों, दो किसानों के खेतों की बीच की जमीन को लेकर झगड़े होते हैं और कई लंबे समय तक दुश्मनियां चलती है। बिना विवाद के हमने 400 किसानों के खेतों में जाने के इस बार रास्ते खोल दें और हर किसान को ये कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था की है कि किसान के घर पर जाकर सरकार की विभिन्न योजनाएं जितनी भी है सबके फार्म भरेगा, उसका आईडी प्रूफ लेगा, उसके अंगूठा निशानी करवाएगा, उसका साइन करवाएगा, उसका फोटो लगवाएगा और सरकारी कार्यालय में जाकर सरकार की सभी योजनाओं का फायदा तो उस व्यक्ति को पहुंचाएगा। इस तरह के काम करके हम सरकार की विभिन्न योजनाएं जो लोकसभा में, विधानसभा में जो बनती है, CSR से कोई सपोर्ट करता है, कोई दानदाता सहयोग करता है, उन सबको मिलाकर एक ऐसे गांव का निर्माण किया है जहां पर कुछ भी नहीं होता था, वहां पर आज अंजीर, एप्पल, अनार, चीकू, संतरा, सफेद जामुन, नारियल, चीकू,
और सुपारी तक हमारे गांव में सुपारी के पेड़ों पर सुपारी लग रही है। ये ऐसे गांव का निर्माण सिर्फ इसलिए हो पाया कि उस भूरिका की जो सबसे गांव की गरीब पिछड़ी जाति की महिला थी, उसने बचपन में गोद में खिलाया और उसके प्रति मन में एक सम्मान था कि नहीं, इसका भी भला होना चाहिए। मेरी बेटी की डेथ हुई तो मुझे लगा कि नहीं, सभी बेटियों का भला होना चाहिए मेरी बेटी अमर होनी चाहिए। इस वजह से पिछले 20 सालों से दिन रात को जब सोते हैं तो सोते समय भी ये सपना आता है कि कहीं न कहीं मेरे गांव का कोई व्यक्ति परेशान नहीं होता हो, मेरे गांव के किसी वन्य जीव का कोई शिकार नहीं करता हो, मेरे गांव में कहीं बदमाशी नहीं होती हो, मेरे गांव की बेटियां कहीं शिक्षा से वंचित नहीं रहती हो। इस पर काम करते करते स्थिति ये हुई है कि उस कामों की वजह से आज राष्ट्रपति जी ने बुलाकर पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया, लोकसभा में आपने बुलाया और अपन सब मिलकर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। समग्र ग्रामीण विकास पर काम करने की आवश्यकता है। जब प्रधानमंत्री जी ने पद्म पुरस्कारों के बाद जब हम सब लोगों को चाय नाश्ते के लिए नीचे बुलाया था और प्रधानमंत्री जी ने हाथ पकड़कर मेरे को कहा कि पालीवाल जी, आपने जो काम किया है ये समग्र ग्रामीण विकास का काम है, इसको सबको जाकर देखना चाहिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा साहब हम तो आपके आदेश की पालना करते हैं, आप जो योजना बनाते हैं उसी पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो हम आपको यहाँ लेकर आए। उस समय लगा कि वास्तव में हमारे कामों की भी कहीं न कहीं परख हो रही है, हमारे कामों का भी कहीं न कहीं सम्मान हो रहा है। जब राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री ये यहाँ पहनाते समय मुझे कहा कि श्याम सुंदर जी आप कैसे हो, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा महामहिम आप नाम से, तो उन्होंने कहा कि नाम से क्यों, मैंने आपका केबीसी का पूरा एपिसोड देखा और आपकी वीडियो में देखता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि कितना सम्मान, कितना ध्यान ये बड़े आज जो देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी एक छोटे छोटे व्यक्ति के कामों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। देश के पक्ष में कौन काम कर रहा है, देश हित में कौन काम कर रहा है और देश के खिलाफ कौन काम कर रहा है, इस पर इनकी पूरी नजर है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप आइए, जैसे उन्हें शर्मा जी ने कहा था कि मेरे गांव में आइए, उस तरह से मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार आप लोग आइए। राजस्थान में उदयपुर के पास मेरा गांव है। किस तरह से समग्र ग्रामीण विकास, एक विषय नहीं हो सकता है ग्रामीण विकास का और एक दिन में काम नहीं हो सकता है। यह काम लंबी तपस्या के बाद, 20 सालों की 30 सालों की तपस्या के बाद इस तरह के गांव खड़े होते हैं और उन गांव को आदर्श गांव कहा जाता है। आप आइए देखिए कैसे वहां के लोगों ने काम किया है और उसमें आप लोगों का और क्या सुझाव हो सकता है और वहां से सीखकर आप और ज्यादा क्या कर सकते हो और वहां के लोगों को क्या सिखा सकते हो, इस पर हम सब लोग काम करें। मैं मानता हूं कि इस तरह के काम बहुत टेढ़े काम है। गांव में अगर एक अतिक्रमण हटता है, एक चबूतरी हटती है या किसी अतिक्रमणकारी का अगर अतिक्रमण हटता है तो उस व्यक्ति के, हम जैसे लोगों के 3 पीढ़ी की दुश्मनी उसी समय होती है। 80 साल का दादा, 40 साल का बेटा और 15 साल का पोता, 3 पीढ़ी की दुश्मनी हम लोगों के वही होती है। तो इस तरह के काम करके और आदर्श गांव का जो निर्माण किया है उसको देखना चाहिए, उसको और गांवों को तैयार करना चाहिए। हमने अन्ना हजारे के गांवों साहब के गांव में जाकर देखा आज से 30 साल पहले और उससे प्रेरणा ली कि नहीं, आदर्श गांव का निर्माण होना चाहिए। और आदर्श गांव सड़कें बनाने से, बोर्ड लगाने से नहीं हो सकता है। गांव के नागरिकों को आदर्श बनाना पड़ेगा। गांव के नागरिकों को यह जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि जहां पर आपका जन्म हुआ है, आपके पिताजी का जन्म हुआ है, आपकी कई पीढ़ियां जहां पैदा हुई है और उन पीढ़ियों का जहां पर अंतिम संस्कार हुआ है, उससे बड़ा तीर्थ स्थान दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मेरा तीर्थ स्थान और हो सकता है पर सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मेरा गांव है, जहां पर मेरी माताजी का अंतिम संस्कार हुआ है और उनको पूर्वज बनाकर हमने कहीं बिठाया है। उससे बड़ा तीर्थ स्थान और कोई नहीं हो सकता। और उस तीर्थ स्थान को विकसित करने के लिए सरकारें पैसा देती है तो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये लोगों को सिखाया है हम लोगों ने। तो ऐसे गांव को आकर आप देखिए। दूसरा मेरा विषय है कि अतिक्रमणकारी इतना खतरनाक है कि जो सरकारी जमीनों पर, गरीबों के अधिकारों पर, सरकार की योजनाओं पर जो अतिक्रमण करते हैं वो पूरे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने सबसे पहले अतिक्रमणकारी को गांव से बेदखल करके सरकारी जमीनों को फ्री करके और वहां पर आज बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने का, वन्य जीवों को वहां रहने का आश्रय स्थल मिला है और एक भी व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाया। उस गांव की खासियत है कि एक भी व्यक्ति ने अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाया और एक भी व्यक्ति ने एक दिन भी श्रमदान नहीं किया। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वे वाटर शेड हो, मनरेगा हो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान हो या अन्य योजनाएं जितनी भी हो, जैसे अटल जी के समय में स्वजल धारा योजना थी,
अभी जल जीवन मिशन है, इस तरह की जितनी भी योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए आती है, उसमें से अगर लीकेज, कमीशनखोरी अगर बंद हो जाए तो देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, प्रदूषण जैसी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, और पर इसके लिए सरकारी तंत्र से आशा नहीं की जा सकती है। इसमें आदर्श नागरिकों को तैयार करना पड़ेगा, गांव के लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपका गांव आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। ये काम हम पिछले 20 सालों से दिन रात करते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक गांव में हुआ। राजस्थान की लगभग 160 ग्राम पंचायतें उस पर काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के देवेंद्र फडणवीस साहब ने मुझे बुलाकर एक योजना की शुरुआत करवाई, समृद्ध महाराष्ट्र जन कल्याण योजना, EGS। और उस समय भी महाराष्ट्र में भी बहुत गए, मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं, अभी उत्तराखंड में जाने का अवसर मिला, वहां भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको देखकर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और पहले सरपंच ये समझता था कि मेरा काम सीसी सड़क, सामुदायिक भवन या ठेकेदारी का काम करके पैसा कमाना है। इस विचार को हमने बदलने का काम किया है कि नहीं, अगर बहुत मुश्किल से, बहुत पुण्य के काम करने से, आपके बाप दादाओं के पुण्य से अगर आपको सरपंचाई करने का अवसर मिला है तो फिर अमर हो जाओ। और अमर होने के लिए गांव के समग्र विकास पर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। एक बरगद के पेड़ की उम्र हजारों साल होती है। अगर एक सरपंच, एक गांव का व्यक्ति गांव में 100 बरगद के पेड़ लगा दे तो हजारों साल तक, जब तक वो बरगद के पेड़ रहेंगे, तब तक लोग कहेंगे कि फला व्यक्ति हमारे गांव में सरपंच बना था या जनप्रतिनिधि बना था, उसने इतने पेड़ लगाए। अमर होना है तो आप बड़े स्तर पर जल संरक्षण के काम कर लीजिए, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के काम कर लीजिए, लोगों के दिलों में जगह बना लीजिए, और फिर ऊपर वाले की नजर मतलब देख लीजिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और आप लोगों की नजर बाज की तरह है, हमें ढूंढ रही है कि कौन अच्छा काम कर रहा है। जैसे अपराधियों को ढूंढते हैं ना, उस तरह से हमें भी ढूंढ रहे हैं, ऐसे माता जी को भी ढूंढ रहे हैं, आपको भी ढूंढ रहे हैं, गिरीश जी को हम हमारे लिए बड़े आदर्श हैं। ऐसे व्यक्तियों को के मार्गदर्शन में चलकर, सीख कर आने वाले समय में सरपंचों को बहुत बड़े स्तर पर, जैसे हम स्वयंसेवी संस्थाएं, हम सामाजिक कार्यकर्ता तो ये काम कर ही रहे हैं, पर देश का भला तब होगा जब देश के लाखों लाखों सरपंचों को इस काम पर लगाया जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास जमीनें हैं, उनके पास समझ, जैसे भी बात करी थी माता जी की, सरपंचों से को साथ में लेकर, तो सरपंच को ही अगर ये सिखा दिया जाए कि तेरे को इस तरह से काम करना है, तो फिर देश के विकास को, देश की समस्याओं को हम जड़ से खत्म कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, और हमारी तो तपस्या सफल हो गई। हमने जो काम किया, इतना सम्मान मिला है, इतना आशीर्वाद मिला है, तो हमारी तपस्या तो सफल हो गई। फिर भी जब तक जिएंगे तब तक काम करेंगे, और ये मन में एक प्रतिज्ञा ले रखिए कि हमारे घर से कुछ नहीं ले जाएंगे और घर कुछ नहीं ले लाएंगे। अब हमारा परिवार हमारे काम धंधे से चले, हमारे घर में खाने पीने का अनाज हमारे खेतों से आए, रहने के लिए गांव में खुद के मकान है, तो किसी के आश्रय नहीं रहे, भ्रष्टाचार नहीं करें, और एक उदाहरण पेश करें। देखिए, अगर आप किसी के लिए उदाहरण बनना चाहते हैं तो फिर तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या आज गिरीश जी कर रहे हैं, ये माता जी कर रही है, ये कर रही है, इनने बहुत तपस्या की है, बहुत मेहनत की है। पता नहीं इनके सामने क्या क्या समस्याएं आई होगी, हमारे सामने भी कितनी समस्याएं आती है। ये गांव का सरपंच होकर ईमानदारी से काम करना, इसी सरकारी मशीनरी जो बिना कमीशन के काम नहीं करती है, क्या करें उनके लिए, उनको भी विश्वास में लेकर काम करना पड़ता है। ऐसी सरकारी मशीनरी जो बहुत ईमानदारी से काम करती है, वो भी सपोर्ट करती है। तो आप काम करते रहिए, आपके कामों में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आपने यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया, हमारी बात को सुना, और हमारी बात को इतने बड़े स्तर पर लोकसभा में लोग देखेंगे, सुनेंगे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोग देखेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बदलाव होगा। और इसमें आपने पहल की है, तो मैं मानता हूं कि ऐसी पहल होनी चाहिए। और मैं इस पहल के लिए लोकसभा अध्यक्ष जी बिरला साहब और आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी सुंदर पहल आपने की है, जो शायद पहले नहीं हुई है। तो इसका असर कहीं न कहीं होगा। अब आप लोग एक व्यवस्था और करवा दीजिए कि ये जितने भी काम करने वाले लोग हैं, हम सब लोग एक एक टूर ऐसा बना लें कि हम सब एक दूसरे के कामों को देखें, और उसमें कहाँ कमियां है, कैसे अच्छा हो सकता है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीतकर लोकसभा या सांसद या विधायक की एक मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं, हम तो हर क्षेत्र में काम करना जानते हैं, हमें किसी फंड की जरूरत भी नहीं है। हमें तो
मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप ये मार्गदर्शन करने वाले लोग भी हम आपस में ही हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के कामों को देखें, एक दूसरे के मेहमान बने, कुछ प्रेरणा ले और इस विचारों का आदान प्रदान होकर धरातल पर उतरे। इस तरह के कार्य लोकसभा के माध्यम से हो सकता है शुरू हो। इसी कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आपका सबका सम्मान स्नेह बना रहे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इस तरीके से आप अकेले निकले थे, लेकिन अब एक बड़ा कारवां आपके पीछे है। और आपकी बातें सुनकर आप स्वयं, आपका गांव पूरे देश के लिए और देश के सभी गांवों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और हम सभी आपका अनुकरण करेंगे और ऐसे करके हर गांव अगर पिपलांत्री मॉडल पर बनेगा तो सोचिए देश का कितना बड़ा कायाकल्प होगा। तो बहुत जरूरी होता है कि हम एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करें। गांधी जी ने भी कहा था कि अपनी खिड़कियां खोल कर रखें, अच्छी चीजों को अंदर आने दें। अच्छा, अब इनसे अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी लेना है तो आप लोग आमंत्रित हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं और ये हमारे आखिरी वक्ता हैं आज के सेशन के। इनके बाद समापन हो जाएगा इस सत्र का और कल दूसरा सत्र होगा, दूसरे वक्ताओं को मौका मिलेगा। तो अब वक्त है, अब इसके बाद कोई वक्ता बचा नहीं है प्रेजेंटेशन के लिए। बाकी वक्ताओं को कल मिलेगा मौका। तो अब प्रश्न आप पूछ सकते हैं जी। हाँ, बताइए ना। सर, मैं लोकसभा रिसर्च एसोसिएट हम लोग हैं, तो मैं सारे लोगों को, सारे महान विभूतियों को प्रणाम करता हूं और कि उनका स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को मिला। सर, मैं बस केवल एक युवा हूं और कुछ आगे करने की तमन्ना है। तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कोई नेक दिल से कोई कदम बढ़ाते हैं तो तुरंत एक कदम सामाजिक रूप में कुछ व्यवधान जरूर आते हैं, खास करके जहां पर रूरल एरिया में या ग्राम पंचायत लेवल पर जब कोई हम विकास की बात करते हैं तो वहां तमाम शारीरिक जो सरकारी तंत्र से भिड़ना पड़ता है और न कि गांव के लोगों से भी भिड़ना पड़ता है और इवन अपने परिवार से भी भिड़ना पड़ता है, खास करके जब ईमानदारी का कदम लिया जाए। तो सर, आपने कैसे वो इन चीजों से कैसे आपने जूझा और क्या रास्ता निकला, कैसे बैलेंस किया, ये हमको जानना है। देखिए, पिछले कुछ सालों में या इस तरह के नुकसान विकार आ गए हैं कि आप जैसे गांव में गए किसी मामले को लेकर कि मुझे डेवलपमेंट के लिए काम करना है या मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव जीतना, ये करना है, तो हम थोड़ी बातें करके लोगों को इकट्ठा करते हैं और चाय नाश्ता करके वहां से रवाना हो जाते हैं। तो लोग, जनता ये जानती है कि ये व्यक्ति भी ऐसा ही है जो अपना कहीं न कहीं उल्लू सीधा करने के लिए हमारे बीच में आया है। पहले भी कई सरपंच बने, पहले भी कई जनप्रतिनिधि आए, पहले भी कई अधिकारी आए, उनकी तरफ ये। पर आप देखिए, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि हमने एक नारा दिया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत एक्सरसाइज करके नहीं करना है, आप लगातार तपस्या करते रहिए, लगातार उस गांव में काम करते रहिए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि गांव के लोग आप पर विश्वास करना सीखेंगे। काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, 2 साल 5 साल में रिजल्ट आएगा। मुझे 20 साल हो गए उस गांव में तपस्या करते करते। जो लोग लगातार विरोध करते थे, झगड़े करते थे, परेशान करते थे, आज वो लोग सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, हार तो मानेगा नहीं और काम कर रहा है तो जनता भी इसके पक्ष में है, काम भी दिख रहा है। तो जब आपके पाले में काम दिखेगा और जनता आपके साथ में दिखेगी तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे अभी जल पुरुष वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि इनका काम ऐसा है कि इनको कोई रोक नहीं सकता है। आप काम की लाइन इतनी तगड़ी खड़ी कर दीजिए कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो सरकारी अधिकारी हमारा सहयोग नहीं करते थे, वो ये कहते थे कि भाई साहब आपके हमारे जिले में 300 सरपंच है, अब 300 सरपंच में से ईमानदार कौन है ये हमें क्या पता। पर आप काम करते रहिए, आपने इतने साल काम किया और हमें सबको विश्वास है कि आपने काम कर लिया है। आपको पद्मश्री मिल गया है, आपको ये मिला, आपको स्वच्छता में पुरस्कार मिल गया, आपको जल संरक्षण में मिल गया है, आपको बेटी बचाने पर मिला है, इतना सम्मान मिला है। मुझे एक बात बताऊं आपको, ये पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिले। जब पद्मश्री की घोषणा हुई और हमारे एरिया के सीबीआई इंस्पेक्टर आए, सीबीआई एसपी मेरे घर पर आए गुलदस्ता लेकर और उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, लंबे समय पर आपके एक एक काम पर हम नजर रख रहे हैं और ऐसे कामों को हम देख रहे थे कि जिसकी वजह से अगर आपको पुरस्कार, आपको पद्मश्री मिलता है तो पद्मश्री मिलने के बाद आप सरकार की बदनामी कहां हो सकती है, उस मामले को हम देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरस्कार, कोई सम्मान ऐसे ही रास्ते चलते मिल जाते हैं।
बहुत ठोक बजाकर सरकारें ऐसे पुरस्कारों के लिए हमारा चयन करती है, बहुत परीक्षाएं लेती है, उसके बाद ये सम्मान मिलते हैं। और उस परीक्षाओं में अगर खरे उतरते हैं तो फिर जनता के बीच में भी खरे उतरे हैं, तभी तो हुआ है ना। तो आप तपस्या करते रहिए, काम करते रहिए, इसका रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पर। पहले तो मैं पालीवाल साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ काम के लिए, जो आपने बेटियों के लिए काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आज तक नारी को दबाया जाता रहा है और अब जो वक्त आया है वो नारी ही सारी सृष्टि की दाता तो नारी ही है। तो इसलिए हमारी 3 बेटियां हैं और 3 ग्रैंड डॉटर्स हैं, और वो जैसे हीरे हैं ना, वो हम यही समझते हैं कि उन्हीं की जो मैं आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं वो बेटियों और ग्रैंड डॉटर्स की वजह से। देखिए, जहाँ पर जिस घर में, जिस देश में बेटियों का सम्मान होता हो, दुर्गा के रूप में होता हो, हाँ। सरस्वती के रूप में हो, जहाँ देवियों की पूजा होती हो, ये हाँ। छोटी मोटी बातें हैं कि कहीं अब उनके साथ जातियां होती है। बाकी हम सब लोग देखो देवियों की पूजा करने वाले लोग हैं, बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए ये कहीं नेगेटिविटी है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता, और पॉजिटिविटी को आगे लाकर हम लोगों के लिए आदर्श बने, इस पर काम कर रहे हैं हम सब मिलकर। आपने जो वो पौधे लगाए हैं और जिन पे बेटियों के नाम लिखे हैं जी, वो देखिए कितनी बड़ी बात है। उन बेटियों का नाम अमर हो जाएगा। शायद वो पौधे तो रहेंगे और बेटियां ना रहें, क्योंकि पौधे तो उन बेटियों की वजह से हम भी अमर हो गए साहब। वो अमर हो जाएंगी बेटियां। ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। तो हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी ही जगदाता है। तो जैसे हमारे तो देश में पालीवाल साहब ने कहा दुर्गा की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, तो देवियों की पूजा तो शुरू से होती रही है। तो इसलिए हमें नारी का सम्मान पुरुष से ज्यादा करना चाहिए। अब हम सब लोगों को मिलकर ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमसे प्रेरणा ले। देखिए सर, मैं यदि आप तो बिल्कुल प्रेरणा के स्रोत ही हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका काम जो है, अभी आपने 2 बातें की थी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी। मैं कहता हूँ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े, लेकिन जिस ढंग से आप सुपरास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, आप हमारी समझ को समझेंगे, ये बहुत बड़ा योगदान है सर। लोगों की सोच ही को तो बदलना है। देश में बदलाव तभी आएगा, सबसे पहला काम जब हम अपने विचारों को बदलेंगे। और आप तो यहाँ पे हम लोगों की नहीं है, पूरे देश के विचारों को बदल रहे हैं, जैसा सभी लोग कह रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। जब केबीसी में आप देखिए कैसे आप अगर श्रेय दूसरों को देंगे, ये खुला मंच है, अभी अपन आपस में बात कर सकते हैं। मैं जब केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ बैठा था और अमिताभ बच्चन ने मुझे कहा कि पालीवाल जी, आपने इतनी योजनाओं को एक साथ काम किया है। आपने बेटियों पर काम किया, पानी पर किया, पेड़ों पर किया, शिक्षा पर काम किया। इतना काम करने के बाद आप धन्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। वीडियो शायद उसमें है वो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप धन्य मैं नहीं हूँ, धन्य आप नहीं है, धन्य है मेरे गांव की महिलाएं जिन्होंने ये काम किया है। धन्य है देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई। और ये श्रेय, इसका श्रेय न तो मुझे जाना चाहिए न किसी और को जाना चाहिए। इसका श्रेय मेरे गांव के जो सरकार की योजनाओं से जिनने मजदूरी करके पैसा कमाया, काम किया है, उन गांव के गरीब लोगों को और देश के प्रधानमंत्री जी को ये सम्मान, ये श्रेय जाना चाहिए। मुझे लगता है ये बात कहीं न कहीं उनके कान में पहुंची है, तब जाकर ये काम हुआ। काम हम कहते मैंने ये कर लिया। मैंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। काम सरकार की योजनाओं से गांव वालों ने किया, बहुत बड़ी टीम ने किया। श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। जब आप श्रेय दूसरे को देंगे तो फिर आप सम्मान पाने के अधिकारी हो जाएंगे। अच्छा, अब हम भी थोड़ा सा ये कहेंगे अंत में। आप देखिए कि आज मतलब किस तरह का अनुभव हमें प्राप्त हुआ है हर आदमी के मुख से। जी, मतलब अलग अलग क्षेत्र में हर व्यक्ति ने अलग काम किया है। मतलब हम सब लोग जहाँ सबका ये जो है अनुभव आज हमने साझा कर दी है, कितनी खुशी होती है। और ये धन्यवाद देते हम दिल्ली सरकार को और लोकसभा को। आपने बहुत बड़ा काम किया है। और ये तो ये सबसे बढ़िया मुहावरा उन्हीं के ऊपर बैठता है कि ऐसा काम तो बिरला महापुरुष करते हैं।
निश्चित रूप से सभी की अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां और उनका एक दूसरे से आदान प्रदान, हम कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ जाएं, कितनी ही बड़ी डिग्रियां ले जाएं, लेकिन आज का ये जो सत्र चला, मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 घंटों में कितनी, मतलब पर्सनली मैं फील कर रही हूँ कि कितनी नॉलेज मिल गई। मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ योजनाएं बना रही थी, मैं आपको बता रही हूँ आपकी बात सुन के, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले चुनाव में लड़ने का ऑफर वगैरह मिला था, तो मैं भी अपने गांव के लिए, या हम शुरुआत छोटे से कर सकते हैं, है ना। जरूरी है कि हम शुरू में ही बड़ा मटका उठा लें, बड़ा चीज, एकदम छोटे से शुरुआत कीजिए, एक घर से शुरुआत कीजिए, एक बच्ची का भला कर दीजिए, घर का भला कर दीजिए, शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद तो फिर चीजें, बिल्डिंग, एक बड़ा भवन तैयार हो जाता है। तो मुझे लगता है आप सभी इस बात पे सहमत होंगे कि बहुत ही प्रोडक्टिव रहा आज का ये सत्र, और हमने जो सीखा वो शायद हम बहुत सारी किताबें पढ़ के या बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी नहीं सीख सकते थे। यही है वो पर्सनल सभी के एक्सपीरियंसेस जिससे हमें साझा करके, और हमें भी एक बड़ा अनुभव का ज्ञान जो आज मिला है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अगर किसी को कुछ कहना है, कोई अपने विचार रखने हैं तो आप रख सकते हैं, अगर किसी को टाइम का बहुत ज्यादा बाउंडेशन ना हो, और अगर आप लोग की इजाजत होगी तो हम समाप्त भी करेंगे इस सत्र को। कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सत्र हो गया, पता नहीं वो चले जाए, तो ये सत्र मैं तो कहता हूँ दिन ऐसे ही चलते रहना चाहिए, तो बंद नहीं बिल्कुल। और लोकसभा सचिवालय का जो प्राइड है वो निश्चित रूप से, मतलब प्राउड करना चाहिए हमें, क्योंकि मैं भी पहले राज्यसभा टीवी में थी और अब संसद टीवी में आई, और मुझे पहली बार मौका मिला है इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करने का, एंकरिंग के लिए। लेकिन जिस तरीके के इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कराते हैं वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिशन है कि एक दूसरे के ज्ञान को एक दूसरे से साझा करके हम एक बहुत बड़ा कायाकल्प देश में कर सकते हैं। और इसके लिए प्राइड के लिए मैं चाहूंगी करतल ध्वनियां, जोरदार तालियां। इसके मेंबर्स हमारे बीच बैठे हुए हैं। डायरेक्टर सीमा मैम जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन सारे मेंबर्स और सारी टीम के लिए तालियां। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मैम, कि ये जो देश में अभी सीधे IAS जो बने हैं ना, और सीधे जो कलेक्टर बने हैं, इस टीम ने जो काम किया है ग्रामीण विकास के लिए इन पिछले 5-10 सालों में, जो प्रमोट ही है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, पर सीधे जो कलेक्टर बने हैं उन लोगों ने जो नवाचार किए हैं गाँव में, उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है आप में से 2-3 लोगों ने कहा कि हम सबको एक दूसरे से अपने अपने नंबर साझा कर लेनी चाहिए। हम तो सारे आबादी देखिए 50 से ऊपर ही है, लेकिन धन्यवाद आपकी युवा टीम को है जो इस बड़े गौर से सुन रहे हैं। नहीं, आप ही लोग तो हमारी असली किताबें हैं, मतलब अनुभव, साक्षात अनुभव जिससे हम सीखेंगे, क्योंकि अनुभव से बड़ा ज्ञान तो कुछ होता ही नहीं है। जो आप लोग का अनुभव है, मैम से मैं कितनी प्रभावित हुई, बीरूवाला मैम से, शांत होके बैठी थी, लेकिन कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। एक महिला, वो भी असम के एक छोटे से गांव की महिला, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और ऐसे ही तमाम लोग। मतलब आज लग रहा है बहुत बड़ा प्रोडक्टिव डे रहा मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी की मैं बात करूँ तो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक जोरदार तालियां सभी के लिए। और इसी के साथ हम एक पॉजिटिव नोट के साथ कि हम इस सत्र का समापन करेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से। शुक्रिया।